जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। दोस्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज एक बार फिर से आप लोगों को करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। सारी की सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, नोट जरूर कर लीजिएगा, आने वाले परीक्षाओं में आपके बहुत ही काम आएगी। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी यहाँ से आप लोगों को उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो जानकारी है वो है अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन को लेकर। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन के बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसकी प्रयोगशाला है और इसकी प्रयोगशाला का नाम है नाभिकीय औषधि तथा नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान जिसे संक्षेप में INMAS के नाम से साथियों जाना जाता है। यहाँ पे बता दूं कि इसका आयोजन DRDO की नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान INMAS के द्वारा दोस्तों किया जा रहा है। अब पिछले दिनों दोस्तों इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों दोस्तों इसका उद्घाटन भारत सरकार के राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार, जी हाँ, भारत सरकार के राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार जिनका नाम है दोस्तों अजय कुमार सूद, इनके द्वारा बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। अब दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन है, इसका आयोजन दोस्तों कब से कब तक होना है, तो इसका आयोजन 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2025 तक इसका आयोजन साथियों किया जाना है। चलिए यहाँ से हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन की जानकारी है दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है। नाम है नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, जिसे ब्रैकेट में मैंने INMAS लिखा है दोस्तों। इसी के द्वारा इसका या फिर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार है जिनका नाम है अजय कुमार सूद, बतौर मुख्य अतिथि इन्होंने इसका उद्घाटन पिछले 21 फरवरी को किया। और इस सम्मेलन का आयोजन 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक दोस्तों किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली जानकारी है यहाँ से वन नेशन वन पोर्ट को लेकर। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से वन नेशन वन पोर्ट, जी हाँ, वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया की शुरुआत की है। वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया की शुरुआत की है। ये आप लोग साथियों जरूरी से नोट कर लीजिए जिस चीज़ को मैंने लिखा है। जी हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है ना, ये एक क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण और वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के दृष्टिकोण से या उद्देश्य से वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया की शुरुआत की है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है,
तो इसके उद्देश्य के बारे में आपको बता दें साथियों कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है भारत की जितने भी बंदरगाह हैं, जी हाँ, भारत की बंदरगाह की दक्षता बढ़ाना, बंदरगाह की दक्षता बढ़ाना, लॉजिस्टिक प्रणाली को या लॉजिस्टिक प्रक्रिया को मजबूत करना या व्यवस्थित करना तथा वैश्विक व्यापार को मजबूत करना। तो मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि भारत के जितने भी पोर्ट है, बंदरगाह है, बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाना, इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक प्रणाली को मजबूत करना और साथ ही साथ वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के दृष्टिकोण से वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत जो है वो की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब यहाँ से अगली जानकारी, जहान-ए-खुसरो 2025। अब दोस्तों जहान-ए-खुसरो 2025 क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जहान-ए-खुसरो दरअसल ये एक कार्यक्रम है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है दोस्तों। अमीर खुसरो की स्मृति में इस आयोजन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों पिछले दिनों किया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि जहान-ए-खुसरो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और ये जो आयोजन है दोस्तों सूफी संगीत, नृत्य तथा कविता को समर्पित है। यह कार्यक्रम याद रखेंगे, सूफी संगीत, नृत्य तथा कविता को समर्पित इस कार्यक्रम का नाम है जहान-ए-खुसरो 2025। दोस्तों पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और अमीर खुसरो की स्मृति में, ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो प्रत्येक वर्ष किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब महाकुंभ में 8 लाख श्रद्धालुओं को आयुष सेवाओं का लाभ। साथियों देश के केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी जो पिछले दिनों दोस्तों प्रयागराज में जो महाकुंभ का मुख्य रूप से आयोजन किया गया, मैं अभी आपको बताता हूँ। पिछले दिनों जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया दोस्तों, इस आयोजन में 60 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं का आगमन वहां पर हुआ था। तो ऐसे 60 करोड़ श्रद्धालुओं को, ठीक है, मतलब उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय के माध्यम से क्या किया दोस्तों, आयुष मंत्रालय के माध्यम से अनेकों जगह पर ऐसे लगभग 20 जगहों पर इस तरीके से एक प्रकार की ओपीडी स्वास्थ्य केंद्र जो है वह स्थापित किया गया। और इस ओपीडी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग 8 लाख श्रद्धालु, जी हाँ, लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं को साथियों इसमें क्या किया गया, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया आयुष मंत्रालय के माध्यम से। ये एक अच्छी पहल थी जिसके माध्यम से 8 लाख श्रद्धालुओं ने इस सेवा का लाभ उठाया। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सेवा लोगों को दी गई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्थापना, जी हाँ, इस मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2014 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के नाम से एक नया मंत्रालय बनाया गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट जानकारी, अगली जानकारी सशक्त भारत पत्रिका को लेकर। साथियों देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री, जी हाँ, देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सशक्त भारत नाम की, ठीक है ना, सशक्त भारत नाम की एक अर्धवार्षिक पत्रिका, नाम क्या है? सशक्त भारत, जी हाँ। इसका विमोचन साथियों किया गया किनके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ये क्या है दोस्तों? ये एक अर्धवार्षिक पत्रिका है और पिछले दिनों देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया। अब दोस्तों ये पत्रिका किसे समर्पित है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत के जितने भी सशस्त्र रक्षा बलों के जो सैनिक हैं, इन लोगों के द्वारा देश के लिए किए गए योगदान, देश के प्रति उनके बलिदान और देश के जितने भी कह सकते हैं कि ऐसे सैनिक हैं, देश की रक्षा के प्रति जितने भी इस प्रकार के समर्पित सैनिक हैं, तो उन लोगों के द्वारा किए जा रहे योगदानों को लेकर एक कविता संग्रह के रूप में, जी हाँ, एक कविता
संग्रह के रूप में इस पत्रिका की रचना की गई है दोस्तों। सशक्त भारत नाम है इसका। किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब अगली जानकारी यहाँ से विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 को लेकर दोस्तों, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2025। अब साथियों यह कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च की तारीख को मनाया जाता है। याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च की तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। अब क्या है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, सुरक्षा संगठन के द्वारा इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत दोस्तों की गई है। जरूर संगठन का नाम याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 मार्च की तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से, जी हाँ, इसका उद्देश्य है प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में, समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नागरिक सुरक्षा संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका को उजागर करना, नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका को उजागर करना, यह मुख्य रूप से इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। साथियों एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 ये कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया दोस्तों। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं। साथियों बहुत बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ आपदा मानव निर्मित भी होती है। तो ऐसे आपदाओं से समुदायों की सुरक्षा, मतलब मानव जाति की सुरक्षा की बात हो रही है। तो मानव जाति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नागरिक सुरक्षा संगठनों की भूमिका को उजागर करना। तो ऐसे जितने भी संगठन है जो कि नागरिकों की सुरक्षा के प्रति चिंतित रहते हैं, काम करते हैं, तो उनके द्वारा किए जा रहे योगदानों को मुख्य रूप से समर्पित है यह दिवस। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। और उद्देश्य क्या है साथियों, मैंने आपको बता दिया है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में ये उद्देश्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न अगर कभी आपसे पूछ लिए जाए तो आपके पास में इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगली जानकारी भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस को लेकर दोस्तों। अब आपको बता दें कि भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन पिछले दिनों दोस्तों मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया। जी हाँ, मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन दोस्तों किया गया। और आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, नाम क्या है दोस्तों इनका? पीयूष गोयल। जी हाँ, इनका नाम क्या है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने दोस्तों भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का इन्होंने दोस्तों क्या किया? इन्होंने उद्घाटन किया। जी हाँ, उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। अब दोस्तों यह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैंने आपको बताया मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। जी हाँ,
मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आयोजन किया गया, ठीक है, इस वक्त इसे भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 के रूप में लॉन्च किया गया या फिर इसका आयोजन किया गया, लेकिन इससे पहले इसे इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से इसका आयोजन किया जाता था। इससे पूर्व इसे इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से आयोजित किया जाता था। इस बार इसे भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से आयोजित किया गया। और आयोजन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन साथियों किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से भारत ने जीता तीसरा SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब। साथियों अब SABA क्या है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे SABA है दोस्तों साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो चैंपियनशिप आयोजित किया गया दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो आयोजन हुआ है, इसका आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और यहाँ से आपको बता दें कि ये जो आयोजन हुआ है दोस्तों साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप है। मतलब ये बास्केटबॉल से रिलेटेड एक प्रतियोगिता है, ठीक है, बास्केटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में विजेता टीम कौन सी रही? तो भारत की टीम विजेता रही। भारत ने किसे पराजित किया दोस्तों? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में मालदीव की टीम को पराजित किया। जी हाँ, मालदीव की टीम को भारत ने पराजित किया। मतलब मालदीव इस प्रतियोगिता की उप विजेता टीम रही, जबकि भारत की टीम क्या रही दोस्तों? विजेता टीम रही। अब यहाँ आपको एक दिलचस्प बात ये बता दें कि भारत पहली बार इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना था। मतलब भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इस टूर्नामेंट को भारत ने अपने नाम कर लिया। तो एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए। और इस तरीके से इसको आप जरूर याद रखेंगे, भारत ने जीता तीसरा SABA अर्थात साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप का खिताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से क्विज का सेक्शन। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? मैंने अभी आपको बताया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रयोगशाला है। नाम क्या है? INMAS, जिसके बारे में मैंने आपको साथियों जानकारी दी है। अब ये INMAS का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है, जरा इसे भी देख लेते हैं। तो INMAS का साथियों पूर्ण रूप है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। ये इसका पूर्ण रूप है दोस्तों, जिसे हम लोग INMAS के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। तो इसी के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया। इसका पूर्ण रूप आप लिख लेंगे। इसका पूर्ण रूप क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, ये इसका पूर्ण रूप है। चलिए आगे बढ़ें। और समुद्री विकास कोष के तहत कितना धन आवंटित किया गया? साथियों अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वन नेशन वन पोर्ट के बारे में जानकारी दी और वहाँ पर थोड़ी सी एक जानकारी आपको और मैं दे सकता था, थोड़ा ध्यान से उतर गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। समुद्री विकास कोष के तहत दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने जानकारी दी कि वन नेशन वन पोर्ट जो प्रक्रिया लॉन्च की गई, उसके तहत दोस्तों समुद्री विकास कोष के तहत 25,000 करोड़ रुपए की राशि, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, वहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा। 25,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है, वो आवंटित की गई है, किस लिए? समुद्री विकास कोष के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी है जहान ए खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जहान ए खुसरो महोत्सव 2025, अब इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? माफ करेंगे, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय की स्थापना कब की गई? अब दोस्तों आयुष मंत्रालय की स्थापना के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। स्थापना वर्ष कौन सी होगी इसमें? वर्ष 2014, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका है? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस पत्रिका का विमोचन किया गया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस पत्रिका में जितने भी देश के सैनिक हैं, तो देश के प्रति उनके द्वारा दिए गए जो योगदान है, ठीक है, एक कविता संग्रह के रूप में यह उन लोगों को ही समर्पित है।
और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका है, सशक्त भारत इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के बारे में मैंने आपको बताया, 1 मार्च की तारीख को यह मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों मैंने आपको बताया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा SABA मतलब साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो दोस्तों विजेता टीम की बात पूछी जा रही है यहाँ से। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और यहाँ से आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों को देना है। दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में DGCA ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है? दोस्तों एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, हाल ही में DGCA ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है? अब दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको इससे संबंधित जानकारी दी है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी मुरैना एंड ऑप्शन डी भोपाल। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। दोस्तों इसी तरीके के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए, लगातार करंट अफेयर्स के अपडेट्स जानने के लिए, रीजनिंग से संबंधित चीज़ों को समझने के लिए, मैथ से संबंधित बारीकियों को जानने के लिए और भी ऐसे अनेक प्रकार के परीक्षा उपयोगी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करने की भी आप जरूर कोशिश कीजिए, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। साथियों अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को आप यूं ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से अनेक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथ